तो हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो काफ़ी लंबे समय के बाद हम क्लास जो है वो अपलोड कर रहे हैं और आपको ये क्लास जो है एक टॉपिक का नाम आपके सामने लिखा हुआ होगा, उस टॉपिक पर ही होगी जिसका नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध। काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं, जैसे विशेषकर जो 8th क्लास जो बोर्ड क्लास है वो, हालांकि मैं जो बताऊंगा वो बोर्ड क्लास हो या फिर कोई मान लो 10th क्लास में है या 12th क्लास में है, वो पूरा सबके लिए वीडियो जो है वो काम का है। ठीक है, अच्छे से मैं आपको बता दूंगा कि आखिरकार आंग्ल मैसूर युद्ध हुए क्यों, क्या कारण थे, कब हुए, क्या कारण थे उनके, क्या रहे परिणाम, कौन जीता कौन हारा, कैसे हुए, वो सब इसके बारे में हम विस्तृत जो है जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है आंग्ल मैसूर युद्ध। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको थोड़ी मैपिंग जो है वो समझनी पड़ेगी। अभी का जो भारत का नक्शा है वो और पहले का जो भारत का नक्शा था, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, पहले एक चेक कर लेता हूँ, माइक चेक। ठीक है, माइक सही है, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी कुछ झलकियाँ दिखा देता हूँ कि अभी के मैप में और पुराने वाले मैप में क्या डिफरेंट है, क्योंकि वो दोनों अगर मैप समझ में आ जाएंगे तो ये आंग्ल मैसूर युद्ध भी आपको समझ में आ जाएंगे। आंग्ल सीधी सी बात है अंग्रेजों को कहते थे। अंग्रेज जो थे उन अंग्रेजों को अपन क्या कहते थे, अपने आंग्ल कहते थे। मैसूर उस टाइम में एक रियासत हुआ करती थी। इन दोनों के बीच में ही युद्ध हो रहा है। एक तो मैसूर रियासत है और एक रियासत का नाम क्या है आपके सामने, अंग्रेज, मतलब बी आई, शॉर्ट में अगर आप उसको कह दो तो नाम दे देना BEIC। उसको आप कह सकते हो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, मैप समझते हैं अपन। आपके सामने ये जो दिख रहा है ये भारत का मैप है। हल्का हल्का मैं आपको मैप बता रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ये क्या है, भारत का मैप है। इस भारत के मैप में यहाँ पर आपने देखा होगा तो यहाँ पड़ता है अपने गोवा, और गोवा के जस्ट पास में ही ये आपको जो जगह दिख रही है, इस जगह का नाम है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र उस समय मराठाओं का राज था, और मराठाओं को एक नाम से अपन पुकारते हैं। वहां एक पदवी थी और उस नाम को अपन कहते थे पेशवा। नाम का नाम, उसका नाम क्या था, पेशवा। मतलब मराठा थे, उन मराठों को अपन क्या कहते थे, पेशवा। पहले का मैप बता रहा हूँ, भारत का मैप जो है पहले ऐसा था, या महाराष्ट्र था, हालांकि अब भी महाराष्ट्र यही है। फर्क कहाँ है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो ये मराठा, मराठा के जो लोग थे उसको कहते हैं पेशवा, इसलिए आपने कहीं देखा होगा या आपने सुना होगा। तो बाजीराव, तो बाजीराव के आगे लगाते हैं पेशवा, तो पेशवा बाजीराव, मतलब पेशवा एक उपाधि हुआ करती थी मराठों की, और उनके आगे एक सम्मानित उपाधि थी, उसका नाम था पेशवा। ठीक है, इस मराठा या महाराष्ट्र के पास में ही, पेशवा के जस्ट पास में ही एक जगह पड़ती थी और उस जगह को अपन कहते थे मैसूर। क्या कहते थे, मैसूर कहते थे। हालांकि ये मैसूर अभी जो है वो कर्नाटक में है। प्रेजेंट में अगर देखेंगे तो वो कर्नाटक में है, लेकिन पहले ये कर्नाटक में नहीं था। इस मैसूर के जस्ट नीचे वाले भाग पर एक जगह है, उसका नाम है त्रावणकोर। उस जगह का नाम क्या है अपने पास में, त्रावणकोर नाम है। क्या नाम है, त्रावणकोर। और त्रावणकोर के जस्ट पास में ये वाला जो इलाका दिख रहा है, इस वाले इलाकों को अपन कहते हैं कर्नाटक। काफी लोगों के मन में बात आ रही होगी कि कर्नाटक जो है यहाँ नहीं है, कर्नाटक अपने यहाँ है। लेकिन मैं आपको पहले का मैप बता रहा हूँ। पहले जो रियासत थी वो कर्नाटक इस साइड में थी, अब ये कर्नाटक देखोगे तो आप इस साइड में। ये जो तट दिख रहा है आपको, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है, ये वाली पूरी की पूरी आपको ये जो लाइनिंग दिख रही है, ये जो तट दिख रहा है, इस तट का नाम है, इस तट को अपन कहते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, उस पर अभी कर्नाटक यहाँ है, लेकिन पहले कर्नाटक इस साइड में था। कर्नाटक में ही छोटे छोटे और रियासतें थी। एक का नाम था पुडुचेरी, आप उसे कभी कभार पांडुचेरी भी कह सकते हैं। इस पुडुचेरी या पांडुचेरी के जस्ट नीचे वाले भाग में एक और रियासत हुआ करती थी जिसे आप कहते हैं मद्रास, जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से आपने देखा होगा, वो अपने पुकारते हैं। ठीक है, इसके जस्ट ऊपरी भाग में यहां पर आपको एक रियासत दिखेगी। यहां इस रियासत का नाम था हैदराबाद। हैदराबाद, यहां पर कुछ लोग
जहां पर एक पद था यहाँ पर भी निजाम, क्या कहते थे अपन, निजाम कहते थे। अब निजाम, हैदराबाद के लोग जो है निजाम, मराठा जो थे उनको क्या कहते थे अपन, पेशवा, क्या कहते थे, पेशवा। इन निजामों का यहाँ पर एक जगह थी, उस पर थोड़ा कब्जा था। मतलब ये वाली जो जगह आपको दिख रही है, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पर निजामों का अधिकार था, और इस वाले एरिया को अपन कहते थे अपन उत्तरी सरकार। कौन सी सरकार कहते थे अपन, उत्तरी सरकार। ठीक है, ये उत्तरी सरकार पर कब्जा किसका था, हैदराबाद था। इसके जस्ट ऊपरी वाले भाग पर, मतलब पूर्वी भाग कह दो आप, इस पूर्वी भाग पर पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा करके बैठी हुई थी। ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो BEIC का था, BEIC। नाम बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बंगाल पर पूरा अधिकार जो है इसका कर रखा था, हुगली नदी के तट पर, आप सभी को पता है। ठीक है, अब अपन पूरी बात को अपन कहानी के माध्यम से समझते हैं। हुआ क्या, BEIC जो है वो बंगाल में अपना पूरा का पूरा इतिहास जो है वो कब्जा कर चुकी थी, और 2 युद्ध पहले से उसने जीत रखे थे। एक आपको पता होगा 1756 में युद्ध हुआ था, उसका नाम था पलाशी का युद्ध। सिराजुद्दौला को इन्होंने हरा दिया था, मीर जाफर ने धोखा किया था। एक अपने पास में युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ये हुआ था आपको पता ही है 1764 ईस्वी में। और इस बक्सर के युद्ध के बाद में BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसने पूरी तरीके से बंगाल में कब्जा कर लिया था। बंगाल में पहले नवाब हुआ करते थे, नवाबों के पोस्ट को बक्सर के युद्ध के बाद में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और वहां पर एक पद है वो सृजित किया, और उस पद को उन्होंने नाम दिया था रेजिडेंट। क्या नाम दिया था, रेजिडेंट। कौन से युद्ध के बाद में ये पद सृजित किया था, तो बक्सर के युद्ध के बाद। अब जितने भी बंगाल के धार्मिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, या जो व्यापारिक मामले थे, अब वो पूरे के पूरे किसके अंडर में आ गए, BEIC के अंडर में आ गए। अब BEIC का भी एक छोटा सा पोस्ट वो थी, उसके अंडर में आ गए, मतलब रेजिडेंट। अब जितने भी मामले बंगाल के थे वो कौन देखता था, रेजिडेंट। कारण ये था कि बंगाल को चुनने का एक बेहतरीन कारण अंग्रेजों का ये था, या ईस्ट इंडिया कंपनी का ये था, वो पहले से ही माइंड सेट करके रखते थे कि अपने उस जगह पर अधिकार करना है जहां से अपने को रेवेन्यू मिल सके या पैसे मिल सके। सेना को चलाना पड़ेगा, खर्चा वर्चा जो होगा वो चलाना पड़ेगा, इन सभी खर्चों को देख करके वो कब्जा किया करते थे। इन सबको देख करके उसने बंगाल को चुना और बंगाल पर आक्रमण किया, ईस्ट इंडिया कंपनी खोली और वहां पर पूरा नवाब के पद को समाप्त कर दिया बक्सर के युद्ध के बाद में, और पूरी तरीके से मामला रेजिडेंट के पास में आ गया था, इसलिए उसने बंगाल को चुना था। और वहीं BEIC का मीटिंग हो रही थी, मीटिंग में सभी रेजिडेंट वगैरह इकट्ठा हुए तो कुछ बात रखी कि क्यों ना ऐसे जगह पर और आक्रमण किया जाए जिससे अपनी ताकत बढ़े। धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा करना है, अब भारत पर कब्जा करना है तो धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाना पड़ेगा, तो बहुत सारे रियासतें हैं उन पर कब्जा करना पड़ेगा। तो फिर BEIC ने अटैक करने शुरू किए, आसपास में जितने भी छोटे छोटे जो इलाके थे उस पर उन्होंने कब्जा करना शुरू किया। तो पहले ही कर्नाटक में BEIC ने अधिकार कर लिया था। एक तो BEIC का अधिकार कहाँ था, कर्नाटक को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले रखा था, और अपनी रेजिडेंट के हाथों में ही था कर्नाटक। त्रावणकोर जो जगह है, उस त्रावणकोर को भी BEIC के अंडर में था, ये BEIC के अंडर में ही था। ये पूरा का पूरा जो त्रावणकोर है ये भी किसके अंडर में था, BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब मीटिंग हुई रेजिडेंट की, सबने प्रस्ताव रखा और अपने अपने विचार रखे। तो एक रेजिडेंट ने कहा कि ऐसा है कि कर्नाटक पर अपना अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, त्रावणकोर पर भी अपना अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ जगह है आसपास के वहां पर अपने को अधिकार करने पड़ेंगे, और उस पर अधिकार करेंगे तो अपने और रेवेन्यू आ सकता है। तो पूछा कि भाई बताओ किस पर अधिकार करें, तो उन्होंने कहा पास में पड़ता है महाराष्ट्र, उस पर थोड़ा अधिकार कर लेते हैं, और एक अपने पास में ही है हैदराबाद, उस पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो एक रेजिडेंट कोई खड़ा हुआ होगा, उसने कहा भाई साहब देखो, हाँ हम भी चाहते हैं कि कंपनी का विस्तार हो और कंपनी का शासन फैले, लेकिन आपने ये जो बात कही अभी कि मराठों को अपने अंडर में ले लो, नहीं, मराठा आसानी से अपने अंडर में आने वाले नहीं है। उस समय मराठा एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी जिसको हराना नामुमकिन था, लगभग असंभव के बराबर था, और अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम कोई ऐसी हरकत करे कि वो हमें दबा दे। तो एक रेजिडेंट ने कहा नहीं, हाँ निजाम वाली बात आपको समझ में आती है कि भाई उस पर अपन कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि वहां शासक थोड़ा अपने ऐसी प्रवृत्ति का है, तो हो जाएगा, अपन जीत जाएंगे, लेकिन मराठों से अपन पंगा नहीं ले सकते। तो मराठों को छोड़ो, मराठों को बाद में देखेंगे, पहले आसपास के जो छोटे छोटे इलाके हैं उस पर कब्जा करते हैं, डायरेक्ट जो बड़े हाथ नहीं डालते हैं।
तो फिर उन्होंने कहा सही है, बात तो सही है, और मराठों की हिस्ट्री उन्होंने पहले ही पढ़ रखी है, वाकई ये बहुत बेहतरीन युद्ध में चापामार प्रणाली, कभी आपने नाम सुना होगा, बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं, इसलिए उनको अपन नहीं छेड़ते, आसपास के इलाकों को देखते हैं। तो फिर ठीक है, तो अपने पास में इलाका कौन सा है? अपने पास में एक इलाका है जिसका नाम पड़ता है हैदराबाद। तो आप ऐसा करो कि हैदराबाद पर आक्रमण कर लो और हैदराबाद को अपने में मिला लो। तो फिर ठीक है, तो फिर बीईआईसी ने पत्र लिखा हैदराबाद को, पहले धमकी देते हैं बीईआईसी, ऐसे लेटर लिखकर डराते हैं, डायरेक्ट अटैक नहीं करते। हैदराबाद के पास में पत्र लिखा और कहा कि हैदराबाद के निजाम, हम आपके ऊपर आक्रमण करने वाले हैं और आपका राज्य हमें चाहिए। तो निजाम ने बाकायदा हाथ जोड़े और कहा भाई साहब देखो, हम आक्रमण नहीं चाहते हैं, हम भी युद्ध नहीं चाहते हैं, आपको चाहिए क्या? तो कि या तो हमें दो टैक्स कर दो, रहना है तो कि ठीक है, टैक्स वैक्स तो हम देंगे नहीं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास में एक छोटा सा क्षेत्र है, वहां पर फसल वसल अच्छी होती है और आप वहां पर फैक्ट्री खोल सकते हो। तो कौन सा क्षेत्र है? तो कि आपके पास में ही है। तो कि कौन सा? तो कि आपके पास में जो जगह पड़ती है उत्तरी सरकार, इस उत्तरी सरकार को आप ले लो और हमारे ऊपर अटैक वटैक मत करो, मतलब हम युद्ध नहीं चाहते हैं, उसके बदले में आप ले लो समझौते के तौर पर। तो बीआईसी ने कहा ठीक है, वैसे अपने हैदराबाद कोई काम का है नहीं, तो ऐसा करते उत्तरी सरकार हम ले लेते हैं। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने उत्तरी सरकार को दे दिया, किसको? बीईआईसी को। अब उत्तरी सरकार पर कब्जा किसका हो गया? बीईआईसी का कब्जा हो गया, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया? उसके ऊपर कब्जा हो गया। अब ये भी अपने अंडर में आ गया, कर्नाटक पहले से उनके अंडर में था ही, त्रावणकोर पहले से उनके अंडर में था ही। अब किसी ने कहा कि भाई साहब उत्तरी सरकार को आपने ले लिया है, लेकिन भारत में सबसे बेहतरीन कोई जगह है जहां पर सभी तरीके से आप भले उद्योग खोलो, कृषि के संसाधन देखो, मिट्टी देखो, कोई भी मामला देखो, वो जगह बेहतरीन जगह है। तो ऐसी कौन सी जगह है? तो एक जगह है और उसका नाम है मैसूर। अगर आप मैसूर को जीत लेते हो तो समझ लो कि आधे भारत को आपने जीत लिया है। मैसूर इतना शक्तिशाली है और इतनी वहां पर रेवेन्यू कह दो, व्यवसाय कह दो, व्यापारी कह दो, उद्योग धंधे कह दो, खूब बड़ी है, मतलब आपकी इकोनॉमी बढ़ सकती है किसी से तो वो मैसूर से बढ़ सकती है। तो अपने बंगाल में जो बीईआईसी था उसने कहा ठीक है अटैक करते हैं, उसमें क्या है, चलो अभी अटैक करते हैं। तो किसी ने कहा भाई साहब रुको, ऐसे अटैक मत करो, बहुत खतरनाक आदमी है वो। तो कौन है? तो मैसूर बहुत डेंजर है, डेंजर, और आप ऐसे ही अटैक करोगे तो आपको हरा जाएंगे वो और मारेंगे। और तो ऐसा कौन है वहां राजा? तो वहां का एक राजा है, बहुत खतरनाक राजा है। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हैदर अली। उसका नाम क्या है? हैदर अली। ये बात कर रहे हैं 1761 की, अपन कब की बात कर रहे हैं? 1761 की। अब बीआईसी को कहा कि भाई साहब मैसूर में एक राजा है और उसका नाम है हैदर अली, पहले ये सेनापति हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 वहां की जनता ने उसको क्या बना दिया? राजा बना दिया। कि भाई साहब अगर आपको जीतना है मैसूर को तो पहले हैदर अली को हराना पड़ेगा। और बीआईसी को कहा कि हैदर अली का इतिहास उठा के देखो, खूब सारे युद्ध जीते और दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारा है, फिर जाके आप हमला करना, पहले सोच तो लो। तो उसने कहा ठीक है भाई, अपन ऐसा करते हैं, पहले पूरा पता करते हैं। तो पूरा पता करवाया हैदर अली के बारे में, पूरी छानबीन करवाई और कहा कि भाई हैदर अली बहुत इंटेलिजेंट है और युद्ध प्रणाली में काफी महज शानदार युद्ध लड़ता है। तो अंग्रेजों ने कहा हैदर अली इतना क्या शानदार हो सकता है, उसके पास होगी तलवारें लड़ने के लिए, अपने पास तोप, बारूद, गोले, बंदूकें, आधुनिक नई नई टेक्नोलॉजी वाली, वो कहाँ सामने टिक ही नहीं पाएगा। सभी ने हैदर अली को हल्के में लिया, उसने कहा युद्ध करेंगे, बस हैदर अली को देख लेंगे अपन। तो युद्ध के लिए फरमान जारी करवाया और भेजा पत्र कि हम युद्ध करेंगे, किसको? हैदर अली को। अब हैदर अली को पता चला कि बीआईसी जो है वो अपने पास में युद्ध करने आ रहा है, ठीक है। तो हैदर अली ने सब छानबीन की, किसके बारे में? बीआईसी के बारे में। और बीआईसी के बारे में छानबीन की और पता किया कि बीआईसी के पास में ऐसे कौन कौन से हथियार है जिससे हम हार सकते हैं, और ये भी पता करवाया कि बीआईसी का शत्रु कौन है। तो उस टाइम में बीआईसी का सबसे बड़ा कोई शत्रु था तो वो था फ्रांस। सबसे बड़ा बेहतरीन कोई शत्रु था तो वो था फ्रांस। अब हैदर अली ने कॉल किया फ्रांस में जो आदमी था उसको फोन किया और बड़े आदमी को, उसने कहा भाई साहब देखो, वैसे ही बीआईसी से मेरा पंगा चल रहा है, उनकी फैक्ट्री बंगाल में है, अगर आप हमारा साथ देते हो तो आपकी फैक्ट्री से शिफ्ट कर देंगे कहा? बीआईसी में। और फ्रांस वाले यही चाहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी जल्दी अपने भारत से जाए और हम अपनी कंपनी को लगाए। तो हैदर अली ने कहा कि मैं युद्ध करूंगा बीआईसी से, आपको केवल और केवल मेरा साथ देना है। तो कहा ठीक है। तो कहा आपको साथ ये देना है कि उसके पास में आधुनिक हथियार है, टेक्नोलॉजी वाले, और मेरे पास में आधुनिक हथियार नहीं है, और आपको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्योंकि मेरे आदमियों को चलाने केवल तलवार आती है, ये तोप, गोले वोले, बंदूक चलानी नहीं आती। तो पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो दी वो किसने दी? फ्रांस ने दी। और फ्रांस ने एक शस्त्रागार खोल दिया, शस्त्रागार खोल दिया।
फ्रांस ने हैदर अली की सहायता की और एक क्या खोल दिया, शस्त्रागार, आधुनिक शस्त्रागार। कैसा शस्त्रागार खोला, जहां टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी की बंदूकें सब वहां रखी हुई थी। और ये एक जगह थी जिसका नाम था डीडी गुड़ी। इस डीडी गुड़ी जगह है एक अपने मैसूर में, वहां पर उन्होंने क्या खोल दिया, आधुनिक शस्त्रागार खोल दिया। अब आधुनिक शस्त्रागार खोला और हैदर अली ने अपने सभी सैनिकों को ट्रेनिंग दिलवाई फ्रांस से बंदूकें चलाने की। अब कहा कि ठीक है, आ जाओ, बीईआईसी को फरमान भिजवाया, चलो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। और युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध हुआ 1767 से 1769 तक युद्ध शुरू हुआ। और ये युद्ध हुआ आंग्ल मैसूर के बीच में, इसलिए उसका नाम पड़ गया, पहली बार हो रहा है इसलिए नाम पड़ गया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ, 1767 से लेकर 1769 तक ये युद्ध हुआ। किस किस के बीच में हुआ, तो नाम से पता है, एक तो अंग्रेज कह दो आप, और एक हैदर अली कह दो। कौन सा कह दो, हैदर अली। हैदर अली कहाँ का राजा है, मैसूर का। तो कभी कभार आप ऐसे बोल दो अंग्रेज मैसूर युद्ध, या फिर आप कह दो आंग्ल मैसूर युद्ध। अब ढंग से हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में 1767-69 में ढंग से युद्ध हुआ। हैदर अली क्या शानदार लड़ता है, बेहतरीन 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 लड़ता है, और अंग्रेजों को वहां से दौड़ा दौड़ा के मारता है। अंग्रेज वहां से धोती वोती पकड़ के रवाना, और सीधे एक सेफ जगह पर पहुंचते हैं, क्योंकि उनका पहले से एक किला बनाया हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक पर उनका अधिकार था, आपको पता है। और कर्नाटक में उनका एक किला था, फोर्ट था। वो किला सुरक्षा के लिए बनाया था कि कभी ना कभी तो काम आएगा। अब ये किला अंग्रेजों के काम आ गया, क्योंकि अंग्रेज है वो भाग के आए, और भाग के आए किस कहां छुप गए, कर्नाटक में। यहाँ हैदर अली को पता चला कि अंग्रेज भाग गए हैं, तो पता किया कहाँ है, कहाँ वो छुपे कहाँ है, तो कि वो छुपे है कर्नाटक में। भाई पहुंचा और भाई गया सीधा कहाँ, कर्नाटक में, और वहां सीधा वहां का जो किला था उस पर कब्जा किया, और अंग्रेजों को बाहर बुलाया, बाहर आओ, सभी को पकड़ पकड़ के लाया। पहले तो ढंग से पीटा, पीट ने पूरी रात मारा। मारने के बाद कहा वापिस करोगे हमला, तो कहा नहीं साहब, दौड़ खा ली, अब वापिस आपके ऊपर हमला नहीं करेंगे। किसने कहा, बीईआईसी ने कहा। तो कि ठीक है, अगर आप हमला नहीं करोगे, तो हैदर अली थोड़ा बेचारा मतलब सीधा भी था, उसने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो ठीक है, मैं भी अभी आपको मारना वारना बंद करता हूं, तो एक काम मेरा करना पड़ेगा। तो कि क्या, संधि करेंगे हम, क्या प्रूफ, क्या वापिस आक्रमण नहीं करोगे, और इतना खर्चा हुआ है, हम युद्ध करके आए, इतनी सेना लेके आया मैं, उनका खर्चा, रहना, पानी वानी सब, उनका भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो कि ठीक है, तो कि हमसे एक संधि करो। तो उनसे एक संधि कर ली, और वो संधि हुई मद्रास में, इसलिए उस संधि का नाम ही पड़ गया अपने मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कौन से युद्ध में हो रही है, ये प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हो रही है, मद्रास की संधि। अब हैदर अली दो बातें कहता है कि भाई देख, पहली बात तो ये कि हमारे जो सती हुई है, या हमारे जो जितने भी सैनिक सती हुए, उनका पूरा का पूरा खामियाजा भुगतान करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तो छोड़ूंगा मैं। तो अंग्रेजों ने कहा भाई साहब, आप जो कहोगे वो मानूंगा, जो कहो वो आपकी शर्त मंजूर है, आपकी इच्छा, आप तो आदेश करो केवल। तो फिर पहली बात तो हमारी यही है। तो फिर ठीक है, माना। तो फिर दूसरी बात यह है कि भविष्य में अगर मैसूर के ऊपर कोई भी युद्ध करता है, भविष्य में भी मैसूर के ऊपर कोई युद्ध करता है, तो आपको साथ देना पड़ेगा। तो क्या तेरा, आप तो केवल फरमान जारी करो, ठीक। तो सेना की सहायता देनी पड़ेगी, सेना की सहायता देनी पड़ेगी। ये मद्रास की संधि के तहत ये दो बातें हुई थी। किस किस के बीच में हो रही है ये, हैदर अली और अपने बीईआईसी के बीच में। तो पहली बार जो है हैदर अली ढंग से जीत गया था, यहां पर जीत हुई थी हैदर अली की। अब बीईआईसी बैठी, सबको पूछा गया हैदर अली, तो हाँ हैदर अली तो गया। अब क्या, पहले तो पट्टी वट्टी करो, ढंग से मारा है, पूरी पूरी रात मारा है, फिर सोचते क्या करना है। तो फिर पट्टी वट्टी की, फिर सबको बुलाया और कहा यार ये युद्ध हारने का अपने कारण कहाँ, गलती कहाँ हुई है अपने से। तो एक तो वो फ्रांस, टेक्नोलॉजी उसने सिखाई है। ये जो धोती पहन के ये आपको जो दिख रहे थे बंदूक हाथ में लेकर, हमने तो हल्के में लिया था, उनको चलानी आती है। तो सिखाई किसने, तो फ्रांस ने सिखाई है, और वही उन्होंने हेल्प की है, आधुनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने दी। तो अपने साथ में धोखा क्या हुआ है, तो आपके साथ तो सिंपल सा है, आपने मराठा को कहा था कि आप हमला कर दो मैसूर के ऊपर, और निजाम को भी आपने कहा था कि आप हमला कर दो मैसूर के ऊपर, हम आ रहे हैं। तो मराठा मान भी गए थे, निजाम भी मान गए थे, लेकिन जैसे मराठा और निजाम कहां पहुंचे, मैसूर, आपका वेट कर रहे थे,
आप लेट गए, मैसूर के हैदर अली दिमाग वाला था, उसने उन दोनों को खरीद लिया, मराठा को पैसे भी दिए 35 लाख रुपए, और कहा प्लीज आप जाओ, आपके लिए हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो मराठा 35 लाख रुपए गए गए, टैक्स चाहिए था उनको तो, और निजामों को दिया थोड़ा बहुत पैसा, निजाम भी वहां से रवाना हुए। अब जैसे वहां गए तो न तो निजाम थे न मराठा थे, अब भाई अकेला फंस गया बीआईसी बीच में। तो हैदर अली ने दौड़ा दौड़ा के मारा। तो फिर बीआईसी ने कहा कि कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा किसी ने किया, तो एक तो किया मराठों ने और एक किया निजामों ने, अब इसका बदला लेंगे, फिर मैसूर वाले का बदला लेंगे। तो ये बात हो रही थी। तो इनके बाद में पहले तो थोड़े मारे हुए थे उनको, तो उनको थोड़ा रेस्ट लिया, और फाइनली 1775 में बीआईसी थोड़ी तैयार हुई वापस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वापस पहले के माहौल में आई, खूब मारा था। अब वो धीरे धीरे बातें भूल करके वापस युद्ध के मैदान में उतरे, और उन्होंने कहा वापस बुलाओ। और देखो अपने साथ धोखा किसने किया, तो अपने साथ धोखा किया था मराठा ने। तो मराठों के ऊपर पहला हम युद्ध करेंगे, और मराठा को फरमान जारी करवाया बीआईसी ने, और कहा हम आ रहे युद्ध करने के लिए, तैयार रहो, हमारे साथ धोखा किया था, हमने मैसूर के युद्ध में आपको बुलाया लेकिन आप आए नहीं, पैसे लेकर वहां से रवाना हो गए, अब हम आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। तो 1775 में एक युद्ध हुआ, उसका नाम था आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, और यह युद्ध हुआ था अंग्रेजों और मराठों के बीच में। अंग्रेजों और मराठों के बीच में क्या हुआ था, युद्ध। कब हुआ था ये? 1775 में हुआ, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ अंग्रेजों के और मराठों के बीच में। अब जैसे ये युद्ध हुआ तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ, अंग्रेजों ने मराठों को हरा दिया, ये हार गए थे और ये भाई साहब जीत गए। तो जीत हो गई अंग्रेजों की और मराठों की हार हो गई। अब हैदर अली को वापस पता चला कि बीआईसी जो है अब वापस आक्रमण कर रही है और वापस एक्टिव हो गई है। तो हैदर अली ने वापस फोन किया बीआईसी को, भाई साहब कहाँ हो? कुछ नहीं, हम तो युद्ध करने आए थे। आपके ऊपर नहीं करेंगे, हम वो याद है पहले वाला आपने मारा था वो, अब आपके ऊपर कोई युद्ध नहीं करेंगे, हम तो ये मराठा के ऊपर युद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं, आप जानो मराठा जाने। अब वापस मराठा को फोन किया, क्या हुआ? कोई नहीं, अभी अभी आए थे बीआईसी और हरा के गए हैं। तो क्या मुझे फोन करना था? तो भूल गए, आपको फोन वोन नहीं किया। अब हैदर अली फिर की ले रहा दोनों की, क्योंकि हैदर अली एक तरफ तो राजी था कि मराठा हार गए, क्योंकि 35 लाख रुपए लेके गए थे, जब काम था तब, जब लड़ने आए थे तब 35 लाख रुपए लेके गए, कम थोड़ी थे 35 लाख। तो वैसे ही वो तो खुश था अंदर ही अंदर, लेकिन वो मराठा को अपने फेवर में करने के लिए ऐसे ही कह रहा था, आइंदा कभी आए तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा लड़ने के लिए, ऐसे मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। यहां मराठा अब बीआईसी के विरुद्ध में हो गए। अब हैदर अली इस मामले में बहुत शातिर आदमी था। हैदर अली को पता था कि भविष्य में अगर इसके ऊपर ये अटैक कर सकते हैं तो अपने ऊपर ये दोबारा अटैक करेंगे, और ये कभी भी अटैक कर सकते हैं। हैदर अली पहले एक्टिव था कि मान लो बीआईसी अगर वापस हमला करती है तो उसके बदले में हम उसका करारा जवाब देंगे। अब दूसरा युद्ध हुआ वापस, और अब जो अनएक्टिव बैठे थे बीआईसी, हार खाए हुए बैठे थे हैदर अली से, तो हैदर अली मैसूर का राजा अब मैसूर पर दोबारा आक्रमण किया, और उसे अपन कहते हैं दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। और ये युद्ध हुआ था 1780 से 84 में। सेकंड वॉर हो रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध। अब आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है तो इधर से तो कौन लड़ेगा? मैसूर और अंग्रेजों के बीच में हो रहा है, मैसूर वर्सेज अंग्रेज आए। अंग्रेजों ने देखा कि देखो हारना वारना मत, पहले ही दौड़ा दौड़ा के मारेगा, वापस मारेगा, इससे पहले अब ढंग से लड़ना। अब अंग्रेज पूरी तैयारी दम थम के साथ आए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, अब ढंग से लड़ेंगे, अपन बदला लेंगे उससे। तो यहां से तो कौन आया था? हैदर अली। लेकिन हैदर अली के साथ में दो और लोग थे। हैदर अली ने फोन किया, क्योंकि मराठा को हराया था बीईसी ने, मराठा को फोन किया, कहाँ हो, आ जाओ, बदला लेना है, तो दुश्मन आया है और मैं नहीं मारूंगा इस बार, तुम मारना, मैं खाली देखूंगा। तो मराठा आए उसके साथ में, और कौन जुड़ गया उसके साथ में? मराठा। और मराठा ने कहा निजाम देख, तू यहां मत बैठ, तेरे ऊपर भी कब्जा कर सकता है, तू भी आ। तो निजाम भी साथ में आ गए। अब सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध में मैसूर के तो हैदर अली, मराठा और निजाम, ये तीनों किसको विरोध में आ गए? अंग्रेजों के। अब वर्ल्ड वॉर चल रहा है। हैदर अली ने खूब ढंग से धोया अंग्रेजों को, लंबा युद्ध चल रहा था, अभी कोई परिणाम फाइनली नहीं निकल रहा था। अचानक रात को 1782 के आसपास रात में मृत्यु हो गई। किसकी? हैदर अली की। हैदर अली की रात को क्या हो गई? मृत्यु।
सब सैनिकों में बात फैल गई और सबको पता चला कि यार हैदर अली जो बेहतरीन राजा था वो तो चला गया, मतलब प्राकृतिक रूप से उसकी मौत हुई थी, कोई हार वार नहीं हुई थी। अब उनकी मौत हो गई तो सब में बात फैल गई, यार राजा ही मर गया, अब सेना में हड़कंप मच सकता है। और होता भी था, राजा मर गया मतलब सेना अस्त व्यस्त हो जाती थी। लेकिन हैदर अली के सैनिक बहुत खतरनाक, सब के सब माइंडेड थे। हैदर अली इतना खतरनाक है भाई, कमांडर इतना खतरनाक होगा सेनापति तो सेना ऑटोमेटिकली होशियार होती है, कुछ जरूरी नहीं है। ठीक है, गाड़ी चलाने वाला अच्छी है, गाड़ी कैसे भी हो। तो सेम कंडीशन थी, हैदर अली के सैनिक थे वो बेहतरीन होशियार थे, उसको पता था यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो हैदर अली का एक बेटा था और उस हैदर अली के बेटे को मैदान में उतारा। उस बेटे का नाम था टीपू सुल्तान। उसके बेटे का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। अब मैदान में युद्ध लड़ने के लिए कौन उतरा? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैंने कहा बाप इतना बेहतरीन तो बेटा कोई कम थोड़ी है। बेटा भी मैदान में उतरा और बेटे ने कहा बाप का पूरा पूरा बदला लिया जाएगा पिताजी का। और बेहतरीन ढंग से टीपू सुल्तान उतरता है वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर मतलब ये दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, उसमें उतरता है। वॉर में उतरता है कौन? टीपू सुल्तान। अब मैसूर की पूरी कमांड को संभाल रहा है राजा, तो वो कौन है? टीपू सुल्तान। क्योंकि रात में हैदर अली तो मृत्यु हो गई है, अब पूरा कौन संभाल रहा है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बेहतरीन कमांडर था, ये भी पिताजी के पूरे लक्षण इसके अंदर से। लेकिन हुआ क्या कि अब युद्ध लंबा हो रहा था, 80 में शुरू हुआ, 84 चाल तक चल रहा है, परिणाम नहीं निकल रहा है। तो टीपू सुल्तान ने कहा क्यों ना यार ऐसा करता है, वैसे ही अन्न वन कम है, ऐसा करते हैं अपन संधि कर लेते हैं। तो बीआईसी के साथ में एक फरमान भिजवाया और कहा कि देखो बीआईसी, हम भी युद्ध कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, परिणाम कोई नहीं निकल रहा है, युद्ध में कोई नहीं रखा है, फालतू का युद्ध कोई काम का नहीं, आपके सैनिक मर रहे हैं, हमारे मर रहे हैं, अन्न नहीं है आपके पास खाने के लिए, हमारे पास भी नहीं है। अब इस मामले को खत्म करते हैं। तो क्या करें? तो ऐसा करते हैं, संधि करते हैं। क्या करते हैं? संधि। और ये संधि एक जगह पे हुई थी, उसका नाम था मंगलोर, इसलिए इस जगह का नाम ही पड़ गया मंगलोर की संधि। मंगलोर में संधि हुई, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया? मंगलोर की संधि। अब मंगलोर की संधि हुई टीपू सुल्तान और बीईआईसी के बीच में, एक तो टीपू और एक बीईआईसी, दोनों के बीच में संधि हुई। और संधि में टीपू ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, संधि तो कर ली है, आप भी युद्ध समाप्त करो, मैं भी युद्ध समाप्त करता हूं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे कैदियों को या सैनिकों को आपने पकड़ रखा है तो छोड़ दो, हम बदले में आपके कैदियों को छोड़ देंगे, और मेरे पापा ने जिस पर भी कब्जा किया था आपके छत्र पर, हम आपको वापस दे देंगे, लेकिन आपको भी आपने जो हमारा छत्र था उस पर कब्जा कर लिया है उसको वापस देना पड़ेगा। तो बात बनती है। तो ठीक है, डन, तो डन, दोनों तरफ से डन डन डन। इधर से बीईआईसी मान गई और इधर से टीपू सुल्तान मान गए, तो दोनों के बीच में संधि हुई, मंगलोर की संधि, और युद्ध समाप्त हो गया। तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था वो समाप्त हो गया, किसी प्रकार से कोई उसका परिणाम निकला नहीं। ठीक है, अब अंग्रेज भी वापस चले गए, लेकिन टीपू सुल्तान भी कम थोड़ी था, चुप बैठने वालों में से तो ये भी नहीं था। टीपू सुल्तान जो है, इसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैसूर में राजा कौन है? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने एक बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ी ये कर दी कि टीपू सुल्तान, ये जो इलाका था आपको पता ही है बीईआईसी के अंडर में था, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर कब्जा करने की कोशिश की, हमला किया त्रावणकोर पर। वापस बीईआईसी ने कहा क्या तो बेवकूफ हो गया यार, हमने संधि की है मंगलोर की और त्रावणकोर हमारा था पहले, और आप कहते हो कि हम संधि को तोड़ते, ये तो नाइंसाफी है। तो टीपू ने कहा वो संधि बंदी गई, वो तो ऐसे ही किया था हमने, उस टाइम में हमारे पास वो खाना वाना थोड़ा कम था, इसलिए संधि भूलो, कोई संधि बंदी हुई नहीं थी, तुम भूल जाओ, तो ऐसे मत कर, तो ऐसा ही होगा, युद्ध करेंगे वापिस। तो टीपू सुल्तान ने युद्ध के लिए बीईआईसी को वापस ललकारा। लेकिन उससे भी पहले टीपू सुल्तान ने क्या गलती कर दी कि वहां पर जो मैसूर में था वो काम कर रहा था धर्मांतरण का, मतलब वहां की जो बोली वाली जनता थी, कहते कि वहां उनके धर्म को वो चेंज करवा रहा था, मतलब वो जबरदस्ती चेंज करवा था। भाई कोई प्यार से करता है तो बात अलग है, लेकिन वो कहता है नहीं, मैसूर में सभी को धर्मांतरण करवाया जाएगा और जबरदस्ती करवाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं बात खली मराठों को ये बात खली, क्योंकि वो कट्टर हिंदुत्ववादी थे, उनको ये बात खली और पता चला कि यार मैसूर का ये टीपू सुल्तान कल हमारे साथ था, आज जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया, ये कहाँ का न्याय है। हिंदुत्व को बेहतरीन ढंग से दिखाने वाला था तो मराठे थे। अब मराठों ने कहा ये तो गलत है, हम युद्ध करेंगे उससे। अब मराठों ने वापस कॉल लगाया बीईआईसी को, क्योंकि उसको पता था कि टीपू को हराना आसान नहीं है। तो दुश्मन को फोन किया, कहाँ हो आजकल? तो क्या कौन? कि मैं, हम मराठे बोल रहे हैं। क्या हुआ, युद्ध करना? नहीं, अब तो क्या दोस्ती करेंगे दोनों। तो मराठा और बीईआईसी दोनों मिल गए। अब मराठा बीईआईसी मिले तो उसने कहा निजाम तू भी आ जा, तेरा भी धर्मांतरण करवा देगा वो। तो फिर अब तीन मिल गए,
अब तीन कौन कौन मिल गए? तो एक तो अपने कौन मिल गए? मराठा। एक अपने साथ में कौन आ गया? BEIC। एक अपने साथ में कौन आ गया? निजाम। अब तीनों एक हो गए किसके खिलाफ लड़ने के लिए? टीपू के खिलाफ। और ये बात है अपने पास में 1790 से लेकर आप कह दो तो 94 के बीच की बात है, और इसे ही अपन कहते हैं तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। अब उल्टा हो गया, दूसरा में जो था उसका जस्ट अपोजिट। दूसरे में क्या था कि टीपू, निजाम और मराठा लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। वहां पर अब ये किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? टीपू के खिलाफ, क्योंकि टीपू धर्मांतरण करवा रहा जनता का। तो अब निजाम भी BIC की तरफ हो गए और मराठा भी BIC की तरफ हो गए। अब टीपू को 1790 और 94 के बीच में जब युद्ध हो रहा था ढंग से हराया, और टीपू को बुरी तरीके से हरा दिया। और बुरी तरीके से हराने के बाद पूरा बदला लिया। उसके पापा ने जो मारा था टीपू को भी ढंग से वो पूरा बदला लिया। और बदला लेने के बाद टीपू को फाइनली बुलाया और कहा कि देख, आपके पापा पैसे लेके गए थे हमसे, हरजाना किस बात को लेकर? कि हमने सती पहुंची। तो देख, तेरे पापा तो ठेठ 1700 कब, जब 1700 से हमको हानि पहुंचा रहे। प्रथम हुआ था ये आंग्ल मराठा युद्ध 1767 से हानि पहुंचा रहे। हम पूरा ब्याज जोड़ेंगे, हमको भी पैसा देना पड़ेगा। तो एक संधि हुई, वो संधि हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में एक संधि हुई थी। ये राजधानी है मद्रास की, ध्यान रखना। उस समय राजधानी हुआ करती थी मद्रास की। और वहां पर उसने संधि की, और संधि में कहा, टीपू को कहा, किस किस के बीच में हुई? BIC और टीपू के बीच में हुई। इन दोनों को तो पैसे देकर रवाना किया। मराठों को कहा, लो आप थोड़े बहुत पैसे लो और जाओ, बाकी हम देख लेंगे उसको। निजामों को भी थोड़ा बहुत पैसे दिए, आप जाओ, हम देख लेंगे टीपू को ढंग से। तो टीपू को ढंग से देखा था इन्होंने, और उन्होंने कहा 3 करोड़ रुपए हम लेंगे। पूरा टोटल लगाया हमने आज दिन तक का, 1767 से लेकर के आज दिन तक का हमारे पास हिसाब है, और पूरा हिसाब हमारे पास में, और इस हिसाब में आपको 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। फिर कहा ठीक है दे दूंगा। तो कहा नहीं, क्या पता तो दे नहीं दे। हैदर अली चालाक था, तो भी चालाक निकले। तो उसके 2 बेटे थे, उन 2 बेटों को उन्होंने गिरवी रख लिया, 2 बेटों को रख लिया। कॉर्नवालिस कहता है कि कॉर्नवालिस के साथ में पेश किया था। कॉर्नवालिस जीजी हुआ करता रेजिडेंट, इसके सामने उसको पेश किया। 3 करोड़ रुपए जो है वो मांग की थी टीपू से। और फाइनली 1799 के बाद में पूरा का पूरा मैसूर था, उस पर कब्जा हो गया था। किसका? मैसूर पर BIC का अधिकार हो गया, अधिकार कर लिया, और बुरी तरीके से उसको हरा दिया। और टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। तो ये तीनों के तीनों, और एक चौथा आप कह दो तो हुआ, चौथा हुआ था 1799 में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कभी हुआ था? तो वो हुआ था 1799 में। लो मैं लिख लेता हूं आपके सामने यहाँ, ये कहानी है, लिखवाऊंगा बाद में आपको। चौथा आंग्ल मराठा युद्ध, या सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद में उसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ध्यान रखना, टीपू सुल्तान को एक नाम भी दिया जाता है, शेर-ए मैसूर। शेर-ए मैसूर। इसके पीछे तो एक छोटी सी कहानी है। छोटी कहानी ये है कि फ्रांसीसी के साथ में इसके संबंध अच्छे थे। किसके? टीपू के पापा के भी अच्छे थे और टीपू के भी अच्छे थे। तो एक फ्रांसीसी घूमने आया, तो कहता है कि पहले के टाइम में घूमने ले जाने के लिए जंगल बेहतरीन था, शिकार विकार के लिए लेके जाते थे। तो टीपू एक फ्रांसीसी व्यक्ति को शिकार पे लेके गया। अब टीपू के पास में कटार रहती थी और तलवार वाल रहती थी, तलवार साइड में रख दी थी, क्यों घूम रहे थे। और देखा कि शेर जो है फ्रांसीसी पर हमला करने वाला है। टीपू ने देख लिया। अब टीपू ने जैसे हाथ फेरा कटार के लिए, तो उसके पास में कटार जमीन पे गिर गई। उसको कोई नहीं सूझा, वो बिना निहत्ता, बिना हथियार के मैदान में उतरा और शेर से लड़ाई करने लगा। कहते कि अंत में कटार उसके हाथ में आई, जमीन के ऊपर गिरी थी वो, और उसने शेर को मार दिया। और उसके बाद उस फ्रांसीसी व्यक्ति ने नाम ही नहीं दिया कि तो मैसूर का शेर है, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया मैसूर-ए-शेर या शेर-ए-मैसूर। ठीक है, ये था टीपू सुल्तान के बारे में पूरी जानकारी है। और ये आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है, सॉरी आंग्ल मैसूर युद्ध है। मराठा तो एक ही हुआ है, मराठा का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो अपन देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अच्छा लगता है तो आप शेयर करें। ठीक है, आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आता है आप शेयर करो, मैं उसका वीडियो आपके सामने भेज दूंगा बना करके। ठीक है, धन्यवाद।